दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि सफलता दो चीजों पर निर्भर करती है, या तो किस्मत पर या तो मेहनत पर। और किस्मत सबकी होती नहीं है और मेहनत सबसे होती नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओगीपुर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके एग्जाम में कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन शो हो रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है उसे क्या कहा जाता है। यहां पर आपको ध्यान से देखना है कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। तो आप जानते हैं यह एक प्रक्रिया संक्षारण की प्रक्रिया क्या है। संक्षारण की प्रक्रिया है। जैसे आपने देखा होगा जंग लगना, कहां पर आप लोहे पर देखते हैं जंग लग जाता है, उसी प्रकार क्या होता है चांदी के ऊपर जब जंग लग जाता है तो काली परत बन जाती है और तांबे के ऊपर जंग लगता है तो हरी परत बन जाती है। तो इसी को हम कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने यहां पर देख सकते हैं उदासीनीकरण है, आयनन है, अपचयन है और संक्षारण है। इन सभी का उत्तर आपको मिलने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं फुल सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है कि उदासीनीकरण क्या होता है। उदासीनीकरण का मतलब जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। जैसे कि मान लीजिए NaOH क्षार हो गया जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, और HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया। दोनों का क्रिया कराते हैं तो Na जो होता है Cl से क्रिया करता है। आप जानते हैं कि जो Na होता है प्लस में होता है, क्या जो Na होता है पॉजिटिव होता है और OH जो होता है माइनस में होता है, और H जो होता है पॉजिटिव होता है, Cl जो होता है ऋणात्मक होता है। तो जो पॉजिटिव वाला होता है ऋणात्मक से क्रिया करता है तो NaCl हो जाएगा, और क्या होगा H जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया होगा तो O2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। NaHO2 क्या हो जाएगा? NaCl प्लस CH2 क्या हो जाएगा? NaCl प्लस CH2 आपका बन जाएगा। जैसे कि आपका क्रिया होता है कॉस्टिक पोटास से, यहाँ पर देख सकते हैं KOH है और HNO3 से हम क्रिया कराते हैं तो K क्या होगा? NO3 से क्रिया करेगा तो KNO3 बन जाएगा, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। तो इस तरह से जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। इसी क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। तो इसको आपको अच्छी तरह से याद करके जाना है। आपके एग्जाम में टिप्पणी 100% पूछता है तो इसको आपको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं दिया था अपचयन। अपचयन क्या होता है कि वह प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का संयोग होता है। यानी ऑक्सीजन क्या होगा? बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं Cu और H2 है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा? बाहर निकल गया, और Cu क्या हो गया? बाहर हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया, तो यहाँ पर अपचयन क्रिया हो गया। तो ऑक्सीकरण इसी प्रकार होता है कि ऑक्सीकरण में इसका उल्टा ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। उसके बाद संक्षारण आपको पहले ही बता दिया, आप पहले भी देख सकते हैं। संक्षारण होता क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो धातु क्या होती है? संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। इसके अतिरिक्त चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना भी क्या होता है? संक्षारण का उदाहरण होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्यों एक दुर्बल अम्ल है? तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो एसिटिक अम्ल है दुर्बल अम्ल क्यों है, कि जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो H+ आयन कम देते हैं। जो जलीय विलयन में H+ आयन कम देते हैं इसलिए दुर्बल अम्ल होते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। और जो खाने वाले अम्ल होते हैं सभी दुर्बल अम्ल होते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। यह एक अकार्बनिक अम्ल है, इसके आयन की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसका ऑप्शन नंबर आपका C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो देख सकते हैं कि वैसे अम्ल जो जल में घुलकर कम हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे H2CO3 हो गया, CH3COOH हो गया, इसी को हम कहते हैं एसिटिक अम्ल या तो सिरका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं एसिटिक अम्ल को। तो यहां पर देख सकते हैं एसिटिक अम्ल क्या हो गया? सिरका। उसके बाद प्रबल अम्ल आपसे पूछे तो प्रबल अम्ल क्या होता है कि जो अम्ल जलीय विलयन में अपने घटकों को आयन पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल की तुलना में अधिक H+ आयनों की संख्या को उत्पादन करते हैं,
जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये सभी क्या है, प्रबल अम्ल हैं। ये सभी क्या है, प्रबल अम्ल हैं। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक्य होता है। तो आप सभी को मैंने पहले बताया कि प्रबल अम्ल में जो अधिक्य होता है H+ आयनों की संख्या, किसके कारण H+ आयनों की संख्या अधिक होती है, तो प्रबल अम्ल में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां पर पूछा है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, क्योंकि जो शुद्ध जल होता है वह उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। अगर हम pH स्केल की बात करें, किसके, pH स्केल की बात करें, तो जो pH का मान 0 से लेकर कहां तक होता है, 6 तक होता है, उसको हम कहते हैं अम्ल। और जो 7 से अधिक होता है उसको कहते हैं क्षार, और जो 7 होता है उसको कहते हैं हम क्या, उदासीन। आपको यहां पर ध्यान से देखना है कि जो 7 से कम होगा वह अम्ल होगा। क्या होगा, 7 से कम होगा वह अम्ल होगा जिसका pH मान, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षार होगा pH मान। अगर 7 हो गया तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देख सकते हैं धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2। क्या होता है, Na2CO3.10H2, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और एक होता है खाने वाला सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर NaCl, जिसे हम नमक कहते हैं, इसको रॉक साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे NH4Cl है, जिसे हम नौसादर कहते हैं। क्या कहते हैं, नौसादर कहते हैं। यह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उदरपातित पदार्थ भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि पीतल क्या है। तो जो पीतल होता है यह जिंक और कॉपर का, क्या, जिंक और कॉपर का एक मिश्र धातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बिस्मांगी मिश्रण है, यौगिक है, उपधातु है। इनके बारे में चलते हैं, हम जान लेते हैं कि ये सभी क्या होते हैं। तो पहला है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे इस्पात एक मिश्र धातु है। प्राय मिश्र धातुओं के गुण उस मिश्र धातु के बनने वाले संघटक गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे इस्पात लोहे की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। जो पीतल होता है कॉपर और जिंक का क्या होता है, मिश्रित भाग होता है। उसके बाद बिस्मांगी मिश्रण है। बिस्मांगी मिश्रण क्या होता है कि वह मिश्रण जिसमें अवयवों का अनुपात अलग अलग हो, बिस्मांगी मिश्रण कहलाता है। इसके अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे पानी में रेत का मिश्रण, पानी में रेत का मिश्रण क्या होगा, बिस्मांगी मिश्रण। और पानी में हम नमक का विलयन कर दें तो क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। यहां पर देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर, जल और तेल बिस्मांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। उसके बाद चलिए यौगिक की बात करते हैं। तो यौगिक क्या होते हैं, जो यौगिक होते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात होता है। यौगिक में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात होता है। ये रासायनिक संयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण संयोजित तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे जल एक यौगिक है क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है। H2O क्या होता है, यौगिक है। आपको यौगिक पहचानना हो तो जिसका सूत्र बन जाए वह क्या होता है, यौगिक होता है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको आपको छाप कराना है। तो देख सकते हैं पूछा कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती। आप सोचेंगे यहाँ पर जिंक 2 थे, सॉरी यहाँ पे एक जर्मेनियम होगा, तो जर्मेनियम हो जाएगा क्योंकि जर्मन सिल्वर में जर्मेनियम ही नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो जर्मन सिल्वर होता है इसे हम निकिल रजत के नाम से जाने जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, निकिल रजत भी कहते हैं। तांबे का एक मिश्र धातु है जिसमें निकिल प्राय जस्ता से मिला होता है। इसमें प्राय 60% तांबा, 20% निकल और 20% जस्ता होता है। इसे हम जर्मन सिल्वर, नई चांदी, निकिल पीतल, इलेक्ट्रम आदि के नामों से भी जाना जाता है। इसका
किससे बना होता है? इसमें प्राय तांबा यानी कॉपर Cu, निकिल Ni और Zn जस्ता मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें जर्मेनियम नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा हुआ कि ब्यूटेनोन का क्या बताना है? क्रियात्मक समूह बताना है। यहाँ पर आपको पूछा कि ब्यूटेनोन का, किसका? ब्यूटेनोन का जो क्रियात्मक समूह होता है COO होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद CHO दिया है, तो जो CHO होता है एल्डिहाइड का होता है। किसका? CHO जो होता है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है। यहाँ पर OH दिया है, तो OH जो होता है एल्कोहल का होता है। किसका? एल्कोहल का होता है। और COOH जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है। क्रियात्मक समूह की अगर हम बात करें तो वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसके द्वारा कार्बनिक यौगिक के अभिलाक्षणिक अपक्रियाएं निर्धारित होती हैं, वह परमाणु या परमाणु समूहों का क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे कुछ कार्बनिक क्रियात्मक समूह आपको, जैसा मैंने आपको बताया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH, एल्डिहाइड का CHO, अल्कोहल का OH और एस्टर का COOR। आर का मतलब एल्किल समूह होता है, CH3 हो गया। ये सभी क्या होते हैं? एल्किल समूह होते हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य अपक्रिया क्या कहलाती है? यहां पर देख सकते हैं एक एल्कोहल है, जैसे हम C2H5OH कर लें। क्या कर लें? C2H5OH क्या हो गया? एल्कोहल गया। और एक अम्ल की अपक्रिया मैं करा देता हूं, किससे? HCl से। किससे? HCl से। तो यह अपक्रिया क्या कहलाती है? तो एस्टरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं एस्टरीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल के बीच रासायनिक अपक्रिया होती है। यह प्रक्रिया अम्ल इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक उदाहरण होता है। इसके बाद है जल अपघटन। जल अपघटन क्या होता है? जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसे हम जल अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। अगर आपसे पूछे साबुनीकरण क्या होता है कि जब वसा या तेल को, ध्यान से देखिए, जब वसा या तेल को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो वसा या तेल के अणु विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में को साबुनीकरण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है। क्या बनता है? जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है। इस क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? तो हाइड्रोजनीकरण भी आप जान लीजिए कि असंतुलित हाइड्रोकार्बन में पैलिडियम तथा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग में असंतृप्त वसा, जिसे वनस्पति तेल कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी का निर्माण भी किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, 10वां नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है, इसको आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। P2O5 क्या एक अम्लीय ऑक्साइड है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि मनुष्य के लार में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो आप सभी को पता है कि मनुष्य के जो लार में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितना? 3 जोड़ी पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में, वृद्धि में। तो वृद्धि में नहीं होगा, पाचन में नहीं होगा, उत्सर्जन में नहीं होगा, तो श्वसन में होगा। किसमें? श्वसन में प्रमुख भूमिका निभाता है हीमोग्लोबिन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछा कि पित्त रस का स्रावण कहां पर होता है? यानी पित्त रस कहां से निकलता है? अमाशय से, पित्ताशय से, यकृत से, अग्नाशय से। तो अमाशय से नहीं, पित्ताशय से नहीं, अग्नाशय से नहीं, जो पित्त रस होता है यकृत से स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अमाशय की बात करें तो अमाशय भोजन का पाचन करता है। अमाशय भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को सफाया करता है। अमाशय के पाचक रस की स्थिति एंजाइम भोजन में स्थित प्रोटीन के छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, जिससे प्रोटीन का पाचन हो जाता है। अमाशय का पाचक रस भोजन के कणों को अम्लीय बनाकर उसे सड़ने से रोकता है। तो ये अमाशय का कार्य होता है। उसके बाद देख सकते हैं पित्ताशय क्या होता है? पित्ताशय का मुख्य उद्देश्य यकृत द्वारा उत्पादित पाचक रस को, जिसे पित्त कहा जाता है, इसको इकट्ठा और संकेंद्रित करना है। भोजन के पश्चात पित्ताशय से स्रावित होने वाला पित्त पाचन में सहायक होता है।
पित्त पतली नलिकादार वाहिकाओं से छोटी छोटी होकर आंत तक क्या होता है पहुंचता है। पित्त क्या होता है पतली नलिकादार वाहिकाओं से, जिसे पित्त नलिकाएं कहते हैं, उससे होकर छोटी आंत में पहुंचता है। कहां पर? छोटी आंत में पहुंचता है। उसके बाद यकृत है। यकृत क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है जो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न डेक्सट्रोफी करना यानी प्रोटीन को संश्लेषित करना, पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना, ये क्या होता है? यकृत का कार्य होता है। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है। आप ध्यान से देखिए, मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है? तो आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस करता है। क्या करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी क्या होता है? आपके मस्तिष्क के निचले भाग का एक मटर के आकार का ऊतक है। ग्रंथियों का वह अंग है जो आपके रक्त में हार्मोन को बनाते हैं और स्रावित करते हैं। हार्मोन ऐसे रसायन होते हैं जो दूसरी कोशिकाओं को उत्कों को काम करने के लिए रिस्टिमुलेट करते हैं। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो मानव शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के थैलेमस के नीचे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस हार्मोन, तापमान विनियमन, प्यास, भूख, नींद, मनोदशा, शरीर के अंदर अन्य हार्मोन जैसे रिहाई कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे कि मनुष्य को नींद आना, मनुष्य को भूख लगना, मनुष्य की मनोदशा यानी प्यार होना, शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं जैसे प्यास लगना, ताप को नियंत्रित करना, यह क्या करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, लेकिन मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। यहां पर देख सकते हैं फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, आयनों के रूप में, यौगिक रूप में, गैसीय रूप में। तो सुक्रोज के रूप में ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन किसमें पाया जाता है? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लक्ष्मेनिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मुकुलन होता है हाइड्रा और ईस्ट में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो आप सभी जानते हैं आनुवांशिकता के जनक मेंडल को कहा जाता है। किसको? मेंडल को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही? ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 18 नंबर, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, डीएनए के, आरएनए के। तो जो गुणसूत्र होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं द्वारा उत्पन्न रोग क्या होता है? तो रक्त की कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है, जिसे रक्त अल्पलता कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। कोशिका अल्परक्तता क्या होता है? जो कि दात्र कोशिकाओं में अतरक्तता विकारों का वह समूह है जो अणु को हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, जो पूरे मानव शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है, उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। यह विकार लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को कम करता है। दर्द की आवर्ती घटना है, बार बार संक्रमण द्वारा इसको पहचाना जा सकता है। उसके बाद हीमोफीलिया का होता है, यह एक अनुवांशिकी रोग है। हीमोफीलिया क्या है? यह एक अनुवांशिकी रोग है जो शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। जब शरीर में चोट लग जाती है तो रक्त क्या है? जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना से यह जानलेवा साबित हो जाती है, क्योंकि रक्त का बहना बंद नहीं होता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग के कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसे हम क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। उसके बाद वरांधता है, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। यह आंखों का एक रोग होता है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता, जिसमें उसकी रंग बोध की शक्ति साधारणतः व्यक्तियों के रंग बोध शक्ति से कम होती है। यह रोग जन्म से हो सकता है अथवा कापती रोगों के बाद यह उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? कतिपय रोगों द्वारा यह उत्पन्न होता है।
21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो आप सभी जानते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो आप सभी जानते हैं कि फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, r/2 होता है। क्या होता है, r/2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, क्योंकि निकट की दृष्टि दूर का दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना से, जैसे मान लीजिए रेटिना हो गया, रेटिना से पहले बन जाता है। तो कौन सा लेंस लगाएंगे, आप अपना दिमाग लगाइए कि ऐसा लेंस जो क्या करे, प्रकाश को थोड़ा फैलाकर तब जाकर रेटिना पर पहुंचाए। तो क्या करेंगे, हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो प्रकाश की किरण थोड़ा फैल कर जाकर रेटिना पर बनेगी, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, अवतल लेंस का। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब क्या होगा, जब यहाँ रेटिना पर बनने लगेगा तो दूर की वस्तुएं भी और नजदीक की वस्तुएं सभी दिखाई देने लगेगी। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। आप सभी जानते हैं प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या कूलाम होता है। तो जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वह ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। एम्पियर जो होता है धारा का मात्रक है, वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है, कूलाम जो है आवेश का मात्रक है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम कहते हैं, जिसका प्रतीक क्या होता है, ए होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है। यहाँ पर पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या होता है। किसका नियम, ओम का नियम आपको बताना है। ओम का नियम V बराबर आई इंटू आर होता है। क्या होता है, V बराबर आई इंटू आर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहां पर, रेटिना पर बनता है। और जब प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, और जब प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना पर बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि मृदा अपरदन को वृक्षारोपण करके रोका जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि सामान्य आंखों के लिए दूर बिंदु कितना होता है। तो सामान्य आंखों के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु कितना होता है, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये थे 30 क्वेश्चन विज्ञान के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको ऐसे ही तैयारी करते रहना है। और अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अच्छी तरह से इसकी तैयारी कीजिए, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। अब मैं मिलता हूं आपके साथ इसी तरह के एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।